फिर से स्मरण करें और सोचें और विचार करें कि मूल्यों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आज 100वीं वर्षगांठ की पूर्ति हो रही। जन्मदिन हम मनाते हैं, जन्म शती मनाते हैं, उन महापुरुषों की याद कर। ऐसे महान पुरुष से हमें एक कण भी उसका बोध प्राप्त होता है, जिसकी प्रार्थना में भगवान से करते हैं। और हमारे देशवासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आए और जो प्रकार की कुछ अनछुए तो समूह को इनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं तो आज ये भी जयप्रकाश जी की जन्मशती के अवसर पर यहाँ उपस्थित रहने के बजाय अन्य समाजवादी नेताओं की तरह ये भी इलाहाबाद अमिताभ बच्चन थोड़ा बहुत लोहिया के जमाने में मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत कह रहा और एक जयप्रकाश के जमाने एक बड़ा बदलाव लाने की भूख, करोड़ों करोड़ जनता को जगाना और उस देश की जनता को जगाना जिसने अपनी हुकूमत कभी न पड़ी। क्रांति संपूर्ण व्यवस्था को बदलती है। सन 42 की क्रांति का केवल नतीजा कि माउंटबेटन की जगह जवाहरलाल बैठ गए, वो क्रांति नहीं कहलाती। थोड़ा बहुत आंदोलन तो कहा जा सकता है, लेकिन क्रांति तो बहुत बड़ा शब्द है। जो लोग परिभाषा जानते होंगे क्रांति की और आंदोलन की, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जयप्रकाश जी के आंदोलन को भी हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति भाषा से भी घोषित किया। कोई कुर्सी से हट जाए, दूसरा बैठ जाए, कोई मतलब हुआ करता। किसी कौम के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम भी सब पुस्तक के बदनसीब हैं। और याद रखिएगा, गांधी को सपना खुद कहते थे, उसके मुताबिक कौम को ही नहीं इंसानियत को ले चलना चाहते थे और उस सपने के मुताबिक जिया करते थे। गांधी को तो युग पुरुष कहा जाता है, महापुरुष। लोहिया जी भी सपना देखते थे और उसके मुताबिक संगठन और आचरण की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। दिन होने के आए तब मैदान से गायब हो जाए, मर जाए तो लोगों के मन को चोट लगती है। हम 1 साल तक जयप्रकाश जी की सालगिरह ठीक से नहीं मना पाए, वो लोगों के मन के चोट की बात है। हिसाब करना चाहिए उन बड़े नेताओं को जो उत्तराधिकारी बनते हैं जयप्रकाश का, लोहिया का या गांधी का, और हिसाब देना चाहिए कि कौन सी कमी तुम में आ गई, कौन सी कमी जयप्रकाश के व्यक्तित्व में आ गई कि 1 साल भी उनके 100वां सालगिरह हम ठीक से नहीं मना सके। ये भी गोली लगी थी, वो जेल से छूट के आया तो लंगड़ाता था, लाल टोपी पहने था,
हमको सिखाया गया कि हिंद का लेनिन जैसा क्लास हमने ना, हमको सिखाया गया कि जो धरती को जोड़ते हुए वो धरती का मालिक। बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा दो तो उसका मानी नहीं जानता। या अंग्रेजी माँ बाप छोटे बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल हाथ उठा के बताया कि भगवान ने भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई, तो हम सबको बराबर कैसे कर देंगे? मैं इसी का जवाब छोड़ने गया। जयप्रकाश जी ने कहा पंडित जी ठीक करते, भगवान ने भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई, तो थोड़ी देर के लिए मैं घबराया कि ये वो हर मान रहा। लेकिन जयप्रकाश जी की एक स्टाइल थी कि जब दुश्मन पर हमला करना होता था तो थोड़ा झुक के करते थे। बहुत विश्लेषण सुना समाजवाद के बारे में, बहुत पढ़ा, लेकिन पहला सबक जो हमने पढ़ा था ये ना मेरी पत्थर पड़ जाए ना, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। ये सारा प्रारूप बना हुआ रखा हुआ है। हम लोग गए थे पिछली बार, श्रीवास्तव से मैं मिलने गया, कह रहे मैं क्या पूछा, मैं अपनी तरफ से कैसे दे सकता, अगर सिंह साहब होते तो मैं भेज देता। ऐसा भी कर सकते हैं, दो गाड़ी तो यहाँ भी खड़ी हो सकती है। संदीप का घर इधर तुलसी के आगे। अब लोग सब राज्यपाल का इजलास होना है। हम कह नहीं, हमें तो क्यों हो गया ना कि बेटी कह रही थी आ रहे हैं, तो फिर उसका फोन आया कि हम नहीं आ रहे, हमारी काम वाली भी नहीं आई है। वहाँ करना पड़ेगा, बेटी जो करना पड़ेगा। पीछे हमारे बीच में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि इस देश के महान समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं इस आयोजक मंडल के मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें और वरिष्ठ लोगों को अवसर दें। हमारे बीच में यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य एस डी सिंह साहब,
श्री बी.डी. मिश्रा जी, कमलेश्वर नाथ श्रीवास्तव जी, आचार्य जी के पुत्र हमारे परम आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वह यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री हर्षवर्धन जी, नरेंद्र जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं अपने साधु वचनों से वो हमें शिक्षित करें, लेकिन इससे पूर्व मैं यह स्थान और इस कार्यक्रम का संचालन अपने परम आदरणीय श्रद्धेय कैलाश चंद्र मिश्र जी को देता हूँ। श्री कैलाश चंद्र। इसके पहले इस सभा की कार्रवाई प्रारंभ हो, आचार्य जी के बोली करें। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम आदरणीय डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री जी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। राष्ट्रवादी तरुण पीढ़ी की मीठी याद है जिसने हमारे सांस्कृतिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है और आज वो नवनिर्माण की ओर अग्रसर है। हम लोगों ने जब शास्त्री जी से निवेदन किया कि आप आएं, और मैं चाहता हूं कि एक सांस्कृतिक प्रहरी आचार्य नरेंद्र देव उन लोगों में से थे जिन्होंने देश को संस्कारित किया था। मैं तो उन लोगों में से हूं जिन्होंने आचार्य जी के चरणों के नीचे बैठ कर के लखनऊ विश्वविद्यालय में और फिर उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी उनके चरणों के नीचे बैठकर मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने ये देखा कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे कुलपति के रूप में जिस तरह से आचार्य नरेंद्र देव ने कार्य किया वो सभी के लिए अनुकरणीय है। आज जबकि हमारे यहाँ शिक्षा ने इतना व्यापक रूप ले लिया है और जब शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हो रहा है, उस वक्त नरेंद्र देव जी ऐसे थे जिन्होंने प्राचीन जो ऋषियों की जो परंपरा थी शिक्षा देने की, उस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और यही कारण था कि वो किसी भी विद्यार्थी के दर्द को समझ सकते थे और उसका निदान ढूंढते थे। मुझे वो दिन भी याद है जबकि इस विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने आचार्य जी से जाकर कहा कि आचार्य जी, हमें विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिल रही है, हॉस्टल में हमें रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, तुम कल आओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और जब दूसरे दिन छात्र उनके पास गए तो आचार्य जी बैठे हुए थे लॉन में। तब कुलपति निवास जहाँ डीपीए है आजकल, वहाँ हुआ करता था। आचार्य जी वहाँ लॉन में बैठे हुए थे। उन्होंने चाबी का गुच्छा सामने रखा हुआ था उनके, और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज से तुम लोग मेरे इस कुलपति निवास में रहोगे। मैं नहीं देख सकता कि मेरे लड़के पेड़ के नीचे रहें या वो आवास न मिलने के कारण इधर उधर भूलने भटकें। मैं चाहूँगा कि तुम लोग इस कुलपति आवास में रहोगे। और वो एक ऐसा उदाहरण था जिससे हिंदुस्तान भर के विद्यार्थियों को उनके चरणों में झुका दिया। वो एक ऐसा उदाहरण था जिससे मालूम होता था कि ये उस ऋषि परंपरा के हैं जो विद्यार्थियों के दर्द को देख नहीं सकते थे। अपने वेतन से 60% वो स्वयं अपने घरेलू खर्च के लिए ले लेते थे, बाकी 40% वो विद्यार्थियों को दे दिया करते थे दान स्वरूप, किसी को पुस्तक के रूप में, किसी को वजीफे के रूप में। इस तरह की आर्थिक सहायता वो दिया करते थे। ये एक अनुपम उदाहरण था जो आचार्य जी ने दिया। और एक बात और आपको बता दूं कि विद्यार्थियों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो विद्वत्ता का पड़ता है। आचार्य जी जब बोलते थे तो एक दुबले पतले व्यक्तित्व, काया जीर्ण शीर्ण, और उसके बाद जब वो खड़े होते थे बोलने
तो लगता था कि सरस्वती उनके अंदर वास कर रही हैं। एक बार मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा था कि क्या सरस्वती को वास करने के लिए आचार्य जी के ये सड़े फेफड़े ही मिले थे, आचार्य जी बीमार थे। तो उन्होंने ये कहा कि क्या सरस्वती को वास करने के लिए आचार्य जी के फेफड़े ही मिले हुए थे। ये बताता है कि आचार्य जी को कितना दर्द था विद्यार्थियों के लिए, कितना दर्द था उनको शिक्षा शास्त्रियों के लिए, कितना दर्द था उनको शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए। हिंदू विश्वविद्यालय में भी जब आचार्य जी गए तो आचार्य जी ने उन सारी परंपराओं को रखा, जीवित रखा, जिन्हें मालवीय जी चला गए थे। जैसे गीता लेक्चर्स हुआ करते थे, मैं तो हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, हर विद्यार्थी के लिए उस वक्त अनिवार्य था। शीला जी बताएंगी, वहाँ पढ़ चुकी हैं कि वहाँ हर आदमी, हर विद्यार्थी को रविवार के दिन गीता लेक्चर में उपस्थित होना अनिवार्य होता था। और इस तरह से आचार्य जी ने उस ऋषि परंपरा को बनाए रखा, उन पुराने मूल्यों की रक्षा की और उसके साथ ही साथ नए मूल्यों का सृजन भी किया। और यही कारण था कि 1934 में जब मार्क्सवाद का अध्ययन करके जब परिपक्व हुए, आचार्य जी ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ही एक अंग था। आचार्य जी ने अपना नेता गांधी जी को माना था, गांधी जी के अलावा उन्होंने और किसी को नेता नहीं माना। और गांधी जी की अगुवाई में ही उन्होंने समाजवादी आंदोलन भी चलाया। 48 तक जब ये सवाल उठा कि दोहरी मेंबरशिप नहीं चल सकती कांग्रेस के अंदर, या तो कांग्रेस, और आचार्य जी ने एक क्षण उनको नहीं लगा ये निर्णय लेने में, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में बने रहे। यही नहीं बल्कि आज के ज़माने में आप रोज अखबारों में देखते हैं असेंबली के मेंबर्स की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब भी गेहूं, चावल और आलू और बैगन हैं, ये खरीदे जा रहे हैं। उस वक्त आचार्य नरेंद्र देव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा देने के बाद असेंबली की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया और ये कहा कि नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ है। और नैतिक दृष्टि से आचार्य जी ने एक ऐसा बड़ा काम किया जो आज के जो संसदीय जीवन में जो लोग लगे हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं दाऊद जी गुप्ता जो मेयर भी रहे लखनऊ के, ये जानते हैं कि आचार्य जी को अपना घर छोड़ने में कितनी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने, आचार्य जी ने निर्णय लिया और कहा कि मुझे अपना घर छोड़ने में तकलीफ है, लेकिन आदर्श हमने विवश कर रहे हैं और इसलिए हम त्यागपत्र देंगे। तो आज एक ऐसे मनुष्य को आप सब यहाँ स्मरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब भी उतने ही पवित्र हैं जितने आचार्य जी थे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और अब माँ अमैन जी से निवेदन करूँगा कि आएँ और आशीर्वाद दें। महामहिम डॉक्टर विष्णुकांत साहब। आचार्य नरेंद्र जी के पुत्र सम्मान्य श्री हर्षवर्धन जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्री सिंह, डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता, श्री कैलाश चंद्र जी मिश्र, सुश्री अनिता श्रीवास्तव, श्री पवन भट्ट उपाध्याय, बहनों और भाइयों, आचार्य नरेंद्र देव वास्तव में समर्पित राष्ट्रवादी नेता रहे। नेता होने के लिए मनुष्य को अपने आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नेता वो होता है जो दूसरों को ले चले। नी धातु से नेता बनता है। नी से ले मन ले चलने वाला, जो आगे चलकर समूह को ले चल रहा है, उसके शब्दों का तो महत्व है, लेकिन शब्दों को महत्व प्राप्त होता है उसका आचरण। जितनी मात्रा में कथनी और करनी में अंतर होगा उतनी मात्रा में प्रभाव में अंतर होगा। आचार्य नरेंद्र जो कहते थे पहले स्वयं करते थे, तब दूसरों से उसका विरोध करते थे और इसलिए उसका प्रभाव होता है। हम ये मानते हैं कि जो अपने विश्वासों की कीमत चुकाता है वो
मेरे लिए सम्मान्य है, चाहे उसके झंडे का रंग जो भी हो। अगर कोई मेरा ही झंडा लेकर चलता है और विश्वास की कीमत नहीं चुकाता, विश्वास से लाभ उठाता है, तो मेरे लिए सम्मान का पात्र नहीं है। वे ही लोग सम्मान के पात्र होते हैं जो अपने विश्वासों की कीमत चुकाते हैं। आचार्य नरेंद्र देव ने बार बार कीमत चुकाई, बार बार कीमत चुकाई। आज़ादी की लड़ाई के समय भी कारावरण करके और आज़ादी के बाद भी, जैसा भी आपको बताया गया कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो त्यागपत्र दिया पहले विधानसभा से। ये नहीं कि किसी पार्टी के टिकट पर आप जीत जाएं और फिर उस पार्टी से अलग हो जाएं और विधानसभा की सदस्यता आपकी बरकरार रहे, ये बात उनको स्वीकार नहीं। और इसलिए जो दृष्टि उस समय उनकी थी वो सबके लिए सम्मानित थी, सबके, जो उनकी पार्टी में थे उनके लिए भी, जो उनकी पार्टी में नहीं थे उनके लिए। नरेंद्र देव खड़े होते थे, सब शांत हो जाते। और आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को रहने के लिए अपना भवन दे दिया, वैसे ही अनुशासन के लिए बच्चों का शासन भी किया। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया और उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, और उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने तो उससे माफी मंगवाई नेता से, तब काम आगे बढ़ा। यानी ये बात भी आप समझिए कि पक्ष धरता नहीं होनी चाहिए। मेरी पार्टी का आदमी है, वो आंदोलन कर रहा है, गलत, ठीक है। दूसरी पार्टी का आदमी है, वो आंदोलन कर रहा है, सही, वो गलत है। ये बात उन्होंने नहीं की। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता को उन्होंने दंडित किया, स्वीकार नहीं किया जब तक उसने क्षमा नहीं की। तो ये जो चरित्र का बल होता है, और उसके साथ उनका आगाज पांडित्य, जिस विषय का वो अनुशीलन करते थे उसकी तर्क कर जाते। बौद्ध दर्शन के ऊपर जो उनकी पुस्तक है वो अद्वितीय पुस्तक है। उतनी अच्छी पुस्तक उस विषय पर किसी दूसरे विद्वान की लिखी नहीं। सारा जीवन समर्पित करके वे अपनी बातों को निर्धारित करते थे। स्वयं कुलपति होते हुए अध्यापकों के घर चले जाते थे, उसमें कोई संकोच नहीं हो सकता। आप कुलपति हैं, आप कुलाधिपति हैं, इसलिए आपके मन में दूसरों के प्रति सहयोग नहीं रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रहेगा, तो आपका भी सद्भाव सम्मान दूसरों के मन में नहीं रहेगा। कुलपति होते हुए भी वे स्वयं अपने मित्रों के यहाँ चले जाते थे, बिना सूचना दिए भी चले जाते थे। ये जो वैशिष्ट्य होता है कि हम विद्या का सम्मान करते हैं, विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, और किसी पार्टी में हो, विधानसभा में हो या विश्वविद्यालय में हो, अपने विश्वासों के अनुरूप व्यवहार करते हुए हम दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जीवन का सच्चा यथार्थ उन्होंने अपने कर्मों में, वचन में, मन में एकता रखकर प्रस्तुत किया। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जैसे नेता हमारे देश में शुरू हों। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जैसे कुलपति हमें और अधिक संख्या में मिले। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जैसे व्यक्ति हमारे समाज को विकसित करें। समिति की अध्यक्षा श्रीवास्तव जी, पवन उपाध्याय जी, लोकप्रिय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, देवी और सज्जनों, मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम आदरणीय शास्त्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल कर यहाँ आए। आपका आज का कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त था, इसके बावजूद भी हम लोगों के कहने पर आप पधारे। किन शब्दों में मैं धन्यवाद। हर्षवर्धन जी आचार्य जी के रक्त पुत्र हैं, लेकिन शास्त्री जी आचार्य जी के संस्कार, और वो संस्कार आचार्य जी के आपको विद्यापीठ में मिले। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शास्त्री जी के पिता और आचार्य जी सहयोगी रहे हैं काशी विद्यापीठ। प्रोफेसर थे संस्कृत विभाग के आपके पिताजी,
और आचार्य जी उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे काशी विद्यापीठ। और इस तरीके से जो एक संबंध आज से 60 साल 70 साल पहले जो बना था, उस संबंध को का निर्वहन शास्त्री जी किस तरह कर रहे हैं, ये आज आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आने के बाद ही आपने आचार्य जी के परिवार के लोगों का हालचाल लिया, पूछा, और उसके बाद में फिर आपने इसकी आप पधारे। ये आपका धर्म था, इसलिए भी कि आपके आने से हमें एक प्रेरणाप्रद आशीर्वाद मिला। हम आपके लिए आपकी कृतज्ञता किन शब्दों में अर्पित करें। मैं पुनः आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, और आप सबको भी साधुवाद धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कोई भी संगोष्ठी बिना सुधीजनों के सफल नहीं होती। और जिस तरीके से आप लोगों ने आज आचार्य जी को यहाँ आकर के स्मरण किया, मैं जब यहाँ आया उसके पहले भी यहाँ कुछ भाषण प्रसारित किए जा रहे थे समाजवादी आंदोलन के संबंध में, और मुझे अच्छा लगा कि आचार्य जी से संबद्ध लोग जो थे उन्हीं के प्रवचनों को आप प्रसारित कर रहे थे। मैं तो कहूँगा कि अगर समाजवादी आंदोलन में सबसे पवित्र व्यक्ति कोई था और जिसने सही में एक ऐसा प्रकाश दिखलाया, निष्कलंक, ज्योतित, सुखद, शुभ्र और श्रेयस्कर प्रकाश, जिसने सारे विश्व को एक नए समाज, नए सुबह की ओर ले जाने का प्रयास किया, वो आचार्य नरेंद्र देव जी का ही दर्शन था। और आप सब उस दर्शन में अवगाहन कर रहे हैं। आपको कुलपति जी ने अवगाहन कराया, हमारे चांसलर जी ने, तो हम आपके प्रति कृतज्ञता करते हैं और आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है सब भैया जी। आपका वोट बैंक आ गया सब हमारा बढ़िया भाई। हमारे
और शाम को आप वहाँ जाएंगे कि नहीं? आइए आइए इधर आप बेटे इधर आ चलिए इधर आ जाओ हमारा बेटा बढ़िया वाला है तो किया है वो आइए इधर देखिए साहब आपके लिए आइए चलिए आइए आओ बंधु आओ आइए किसका फंक्शन है स्कूल कभी आप आए नहीं हो आपकी आइए अच्छे लोग खेले थे ना बढ़िया बड़ा अच्छा था पिछले साल आ चुके हैं वो जरा उस दिन उन्होंने कहा ही नहीं कि 3 प्रोग्राम किए फैजाबाद में कह रहे हमने सोचा कि 3 होना परिवार तो उधर है उधर कर रही है अंदर अंदर आपका भाषण और संचालन बढ़िया उत्तम रहे कितना नंबर इकट्ठा कर दिया हमारे परम आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबकी ओर से अपने परम आदरणीय कैलाश जी कभी कभी गलत हो जाती है सरकारी फिर गायब हो जाता यात्रा चल रही है मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने आचार्य के चरणों के नीचे बैठ करके लक्ष्यों की और फिर उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी उनके चरणों के नीचे बैठकर मुझे पढ़ने का भाग्य प्राप्त हुआ और मैंने ये देखा कि अच्छे शिक्षक के रूप में अच्छे कुलपति के रूप में जिस तरह से आचार्य रविंद्र ने कार्य किया वो सभी के लिए अनुकरणीय है। आज जबकि हमारे प्राचीन जो ऋषियों की जो परंपरा की शिक्षा देने की आचार्य से जाकर कहा कि आचार्य जी हमें विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिली समाधान करेंगे तो आचार्य तब बाहर और चलो थोड़ा सा ले लो एक वो ले लो ये वाला बैग ले लो सब चौक में है इंदिरा टीवी की है हाँ टीवी नहीं है तो अपना बच्चों का टीवी वाली और क्या है भाई पवन अरे हमें क्या बताया भाई हम लोग तो उनके समय के ये समय भैया नो ऐसे बता उनका इतना आदर था
1 घंटे बाद नहीं भाई, एक फंक्शन हम करते हैं हर साल में एक दिन करेंगे ना। भैया हेलो भाई, इसको उधर करो। लो भैया जो फूल है रखो। निकल जाएगा। अरे सब मिल जाएगा भैया। 4 पंक्तियाँ भी दो मोटर भी मैं लिख के लाया था। अभी लिखा। भारत माता की, भारत माता की। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। भारत माता की, भारत माता की। जैसे पूछेंगे आपको हो गया भैया जी, आप इधर आइए। अरे उदय जी आइए ना, प्लीज आइए आइए।
माता की आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव और भारत माता की है। हमारे देवी नंदन शांत रहिए, सुन लीजिए। गलत जी का खड़े इधर खड़े हो जाए, रोशनी पड़ जाए। नहीं आइए, कविता पढ़ा जाए, सुना जाए। अगर जीवन का यही उद्देश्य को फोटो में आ जाए तो अपने तुझसे बात नहीं होता भाई। उन्हीं ने लिखा है, उन्हीं से अभी लेके दाऊ जी गुप्ता बैठे करे बगैर मिले जाएंगे। पहले कविता सुन लीजिए। पहले नरेंद्र देव ने हमको नई दिशा दी है, अंधेरी राहों में एक ज्योति प्रज्वलित की है। जिन्हें न देखा सुना है, न जिनको जाना शान, उन्हीं में एक हमारा नरेंद्र देव भी है। और नरेंद्र देव का चिंतन ही उनकी वाणी थी, नरेंद्र देव का चिंतन ही उनकी वाणी थी। विचार कर्म का मंथन ही उनकी वाणी थी। जिसे लगाया जतन से वतन के तन मन पर, जिसे लगाया जतन से वतन के तन मन पर, वो शांत सोच का चंदन ही उनकी वाणी थी। ये नव परिमल साहित्य मंच अभियान साहित्यकार स्वीकृति संस्थान एवं बुंदेलखंड सांस्कृतिक सहयोग परिषद की ओर से ये मैं पहुंचा दूंगा। बहुत खूबसूरत पुत्र हर चीज यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके एक मिनट रुकिएगा, रील लगाना पकड़े पांडे, आइए ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। कवरेज तैयार करना है ना, पन्नी में डाल लो।